बच्चों हम लोगों ने शुरू कर दिया था अवलेह कल्पना। अवलेह कल्पना में हम लोगों ने अवलेह कल्पना का बेसिक पढ़ा है। आज बेसिक को कवर करेंगे बहुत फास्ट, फिर आप लोगों को स्लोली पढ़ाएंगे कि हम लोगों ने क्या आगे कवर करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने अवलेह कल्पना में क्या क्या पढ़ लिया था, पहले वो देखते हैं। अवलेह कल्पना में अवलेह को हमने फांडित की डिस्कवरी की। फांडित कैसे बनता है, चूरस से बनता है। सामान्य निर्माण विधि पहले क्वास का मृदुपाक करना है, फिर फांडित बनेगा। फांडित का मृदुपाक करना है, अवलेह बनता है। अवलेह को फिर से अगर पाक करते हैं तो घनसत्व बनता है। ठीक, इसके बारे में बात की थी। द्रव्य रसक्रिया रसंजन निर्माण विधि, ये अब कैसे पूछा जा सकता है उसके बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात करी एलुआ। एलुआ क्या होता है, एलुआ मतलब एलोवेरा से जो पल्प बना। गिलोय में संसनमन बटी की बात की थी हमने, गिलोय घनबटी की बात की थी। अवलेह कल्पना की हम लोगों ने ये परिभाषा याद कीजिए, ये परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसका श्लोक याद करना पड़ेगा। क्वाथादीनाम पुनः पाकात घनत्वम सारस क्रिया सो अवलेह श्लेष्या तन्मात्रा पलोनिमिता। इसकी मात्रा कितनी बताई गई, एक पल बताई गई। ठीक है, लेह उत्साधन यानी रुक्ति पड़ी थी। अवलेह हेतु घटक द्रव्य क्या क्या, ये घटक द्रव्य है। द्रव चाहिए, औसत द्रव्य चाहिए, स्नेह द्रव्य चाहिए, मधुर द्रव्य चाहिए, प्रक्षेप द्रव्य चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने बताया था, सेकंड मेथड बताया था क्योंकि गुड़ चीनी को इस्तेमाल करने से क्या फायदा, हाइपर सैचुरेशन से जो जल्दी विकृत नहीं होता है, ये वाले इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अवलेह के सिद्धि लक्षण, आपको किसी के भी सिद्धि लक्षण, अवलेह के गुड़पाक के सिद्धि लक्षण आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अवलेह के सिद्धि लक्षण क्या, सुपक्व तंतुमत्वम स्याद अवलेह आपशु मिज्जति स्थिरत्वम पिंडते मूर्ध गंध वर्ण रसोद्भवा। इसका मतलब क्या है, तंतुमत्ता यानी कि एक तार की चाशनी बननी चाहिए। जले मंजनम मतलब जल में डूब जाना चाहिए। स्थिरत्व में एक जगह पर मतलब जल में डूब जाने पर स्थिर होना चाहिए एक जगह पर। स्पर्शे अंगुली मर्द, अगर आप अंगुली से उस स्पर्श करते हैं तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो उसमें आ जाने चाहिए। ये इसके बारे में बात की। गंधोत्पत्ति मतलब उसका जो स्वाभाविक गंध होनी चाहिए। वर्ण स्वाभाविक वर्ण होना चाहिए। रसोत्पत्ति जो उसके, जैसे आप त्रिफला बता रहे हो, त्रिफला का रस उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, त्रिफला के रस गंध और वर्ण उसी में आ जाना चाहिए। ठीक है, तापमान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर, ये आपके में नया इंक्लूड हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं है। सारी चीज़ों में यही, कोई भी कल्पना आप बनाएंगे सब में अधिकतर मृदु अग्नि है, कुछ को छोड़ देंगे। सिर्फ मृदु अग्नि आपको मेंटेन करनी है। मृदु अग्नि क्यों मेंटेन करनी है, मृदु अग्नि इसलिए मेंटेन करनी है क्योंकि अगर आप आग तेज करते हो, जैसे आप जैसे मान लो आप चाशनी बना रहे हो, चाशनी में अगर आप आग तेज करते हो एक समय ऐसा आएगा कि चाशनी जल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मृदु अग्नि है, कोई चीज़ अगर धीरे धीरे पका रहे हो वो जल्दी जलती नहीं है। इसलिए घर पर अगर खाना भी बनाते हैं तो हम लोग खाना जब शुरू में आँच तेज कर देते हैं, आखिरी में खाना बनने वाला होता है तो आँच धीमे कर देते हैं, वही इसमें बताया गया है। ठीक है, अवलेह निर्माण हेतु पात्र, इसमें कुछ अलग पात्र बनाए। देखो इसमें सबके लिए ताम्र पात्र बनाया गया, भल्ला तक अवलेह के लिए तो थोड़ा अलग पात्र बनाया गया, इसलिए मैंने उसे गोला कर रखा, उसे याद करना पड़ेगा। सावीरता अवधि इसकी कितनी मतलब लाइफ टाइम होती है, वो 3 साल होती है। कितने साल तक, कितने दिनों तक पाक करना चाहिए, देखो घृत तेल गुड़ आदि को 1 दिन से ज़्यादा पाक करना चाहिए, ऐसा आचार्य षडंगर ने कहा है, तो आपको याद करना पड़ेगा। 1 दिन से ज़्यादा पाक क्यों करना चाहिए, उसका रीजन ये है कि उसमें विशेष गुणों की वृद्धि, मतलब उसकी जो पोटेंसी होती है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इसका हम लोगों ने बात की थी। अवलेह की मात्रा, जो आचार्य षडंगर थे उन्होंने 1 तोला बताई। आचार्य जो यादव जी हैं वो नए हैं, तो उन्होंने नए, देखो पहले के लोग ज़्यादा पावरफुल हुआ करते होंगे तो वो 48 ग्राम कहीं ना कहीं अवलेह ले लेते होंगे, च्यवनप्राश वगैरह। आज के लोग हैं यादव जी जो नए मॉडर्न वाले हैं ना, तो उन्होंने मॉडर्न के हिसाब से 1 कश मतलब 12 ग्राम। आजकल कोई 12 ग्राम अवलेह नहीं खा सकता है ना, 12 ग्राम बहुत हो जाता है। ठीक है, 1 चम्मच में लगभग 12 ग्राम आता है, वो 4 चम्मच बता रहे थे उस समय। ठीक है, अवलेह का अनुक्त मान क्या है, सीता चतुर्गुणा कार्य चूर्णश्च द्विगुणों गुणा द्रव्य चतुर्गुणे दग्धति सर्वत्र निश्चय। इसमें क्या बताएगा, देखो अगर उसे बनाना है चूर्ण से तो चूर्ण कितना लेना चाहिए, 1 भाग। सीता कितनी मतलब मिश्री कितनी लेनी चाहिए, 4 भाग। गुड़ कितनी, 2 भाग। और द्रव 1 भाग। अनुपान के बारे में बात की, गोदुग्ध उष्ण जल आदि। देखो अगर कोई किसी का अनुपान आपको नहीं याद आ रहा है, अनुपान आपको हेडिंग तो डालनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस में लिखा है कि सीधे सीधे विद अनुपान इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर। अनुपान में आप उष्ण सिर्फ जल लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, जल लिखेंगे तो चलेगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके उदाहरण। वसा अवलेह, कुष्मांड अवलेह, च्यवनप्राश अवलेह। च्यवनप्राश अवलेह हम लोग यहाँ नहीं पढ़ने वाले। च्यवनप्राश अवलेह कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, न्यूट्रास्यूटिकल्स एक टॉपिक है जो आपके में इंक्लूडेड है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे च्यवनप्राश अवलेह। ठीक है बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वसा अवलेह और कुष्मांड अवलेह यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, वसा अवलेह क्या होता है, गसा अवलेह के पहले हम लोग पढ़ेंगे घटक द्रव्य। देखो 1 तोला जो होता है 12 ग्राम अप्रॉक्स, 1 तोला ठीक है, 1 तोला 48 ग्राम होता है। ठीक है, 1 करसा, सॉरी यहाँ पर 1 करसा लिखने वाले थे। ठीक है, यहाँ पर तो वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उस पर गौर मत करिएगा। वसा अवलेह के बारे में पढ़ेंगे। इसके घटक द्रव्य क्या क्या है, वसा स्वरस ले सकते हैं या क्वाथ ले सकते हैं। शर्करा कितनी लेनी है, शर्करा लेनी है आपको शर्करा लेनी है 32 तोला। पिपली चूर्ण जो प्रक्षेप द्रव्य है वो लेना है 8 तोला। घृत लेना है 8 तोला और शहद लेना है 32 तोला। ठीक है,
तो इधर हमने ग्राम में, अगर किसी को बहुत ज़्यादा मतलब लिखना तो आपको आंसर तोला में है, ये ग्राम आपको समझने के लिए कह दिया गया कि 768 ग्राम, तो किसी को समझ में आ जाए कि कितना कितना लेना है। एक तोला लगभग होता है 48 ग्राम, उससे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो आंसर आपका यही आएगा लगभग, ठीक है। यंत्र, इसमें कौन कौन सा यंत्र चाहिए, देखो ये सब में कॉमन है, भगोना चाहिए, कलछी चाहिए, कटोरी चाहिए, सूती वस्त्र चाहिए, ईमान दस्ता मतलब पेटा डिश चाहिए, और आपकी इंग्लिश अगर मॉडर्न की भाषा में बात करें तो पेटा डिश चाहिए, इस पर रखोगे ना। ताजे पत्तों को साफ कर उसका सुरस निकाल लें, आपको वसा पत्र लिया, आपने वसा पत्र का सुरस निकाल लिया, ठीक है। या वसा को अब कूट करके उसका क्वाथ बना लें, फिर उसमें शुगर या शर्करा डाल दें, ठीक है। अवलेह सिद्धि लक्षण आने पर उतार लें, थोड़ा ठंडा होने पर पिपली चूर्ण मिलाएं, पूरी तरह ठंडा होने पर शहद मिलाएं, वसा अवलेह को सुरक्षित रखें। आज देखो इसकी मात्रा जो आचार्य षडंगधर ने बताई है, तो 1 तोला, आचार्य यादव जी ने कितनी बताई थी, 1 कर्ष। इसका इस उपयोग किसमें करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उपयोग, श्वास रोग, काश रोग, श्वास काश ज्वर। देखो हर चीज़ में अगर कोई चीज़ ना याद आए तुम्हें, जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसको अप्लाई नहीं करना, पहले आप तो याद करना। अगर किसी को नहीं याद आ रहा है कोई चीज़, तो कहीं पर श्वास लिखा हो तो श्वास काश ज्वर, आप श्वास कहीं दिख रहा है तो श्वास काश ज्वर आप तीनों लिख दो, तो कहीं ना कहीं आपका आमयिक प्रयोग पूरा हो जाएगा। और 90% फॉर्मुलेशन में श्वास काश ज्वर जरूर है। राजचमा है, पार्श्वशूल है, रक्तपित्त है, ठीक है, बाकी चीज़ें याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप अगर यही आ जाता है वसा अवलेह 10 नंबर में, तो कैसे लिखेंगे, पहले आप वसा स्वरस को निकालने की विधि लिखेंगे। पुटपाक विधि, आपको पुटपाक विधि कैसे होती है वो पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ा रहा हूँ। पहले वसा पत्र ले, वसा पत्र पर आपको कपड़ मिट्टी करने के बाद उसे आग में डालना है, आग में डालने के बाद फिर उसे निकाल लेना है। जब वो बिल्कुल लाल हो जाए, तो बिल्कुल लाल हो गया तो निकाल लिया। निकालने के बाद आपने क्या किया, उसे फिर लिया, फिर उसे निचोड़ा, क्योंकि वसा पत्र इतने कठिन होते हैं कि आप सीधा निचोड़ के सुरस नहीं निकाल सकते। तो वसा पत्र आप सुरस निर्माण विधि भी वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कैसे सुरस निर्माण करते हैं। देखो क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से आपको लिखना, अगर 5 नंबर में आएगा ये 5 नंबर के लायक है, ठीक है, जो मैंने कंटेंट आपको दे रहा हूँ 5 नंबर के लायक। 10 नंबर के आता है तो आप सुरस निर्माण विधि भी लिखेंगे। जब आपको मैं पढ़ाऊँगा कल्पनाएँ पढ़ाऊँगा, कल्पना निर्माण फर्स्ट पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर आपको क्लियर बनाऊँगा कि सुरस कैसे बनाते हैं, अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग सुरस कितने प्रकार के होते हैं। सुरस आप लोग कहेंगे कि सुरस सिर्फ एक प्रकार होता है, जोड़ के निकाला। सुरस निर्माण की कई विधियाँ होती हैं, पुटपाक विधि, सामान्य विधि, अलग, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग विधियाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप इतना लिख देंगे, इतना अगर 5 नंबर में आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा सिर्फ इतना याद करता है और 10 नंबर में आ गया, तो पहले आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे शुरू करेंगे, पहले अवलेह लिखेंगे, अवलेह की निरुक्ति लिखेंगे, निरुक्ति बाद अवलेह की परिभाषा लिखेंगे, अवलेह की परिभाषा के बाद अवलेह का इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर, सब कुछ मतलब 2 पन्ने में वो खत्म करेंगे, और 1 पन्ने का ये लायक ये होगा, ठीक है, 1 पन्ने में ये खत्म करेंगे, तब भी आपको 6, 7, 8 नंबर से ऊपर ही देगा टीचर, ठीक है। ये टीचर लिखने का तरीका होता है, नहीं अगर उल्टा सीधा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलते हैं। तुम कहोगे तुमने देखो, अगर आपने सिर्फ इतना लिखा तो भी सही है, लेकिन टीचर भी 10 नंबर के क्वेश्चन में टीचर एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम 3 पन्ने तो होने चाहिए, तो उस हिसाब से भी लिखना पड़ता है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर कुष्मांड डबलेख। कुष्मांड डबलेख क्या होता है, 1 पल इक्वल टू 48 ग्राम, ठीक। बीज रहित कुष्मांड लेना है, कितना, 100 पल। जल कितना लेना है, 100 पल। अवशेष जो बचा हुआ भाग है वो देखो, जब ये इसको लेना है, उबालना है, जब कितना भाग बचे, आधा बचे, उसमें क्या करना है, घृत लेना 8 पल और खंड शर्करा लेना 100 पल। इसकी निर्माण विधि पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। शुंठी मारीच पिपली, यानी क्या है, इसमें त्रिकटु लेना है प्रक्षेप द्रव्य में। देखो कैसे याद करना है, इसमें इतना देख के आधे बच्चे पागल हो जाते हैं, नहीं, बहुत हिसाब से याद कराएंगे आप लोगों को। शुंठी मारीच पिपली, ठीक है, याद कर लिया। छोटी इलायची, धनिया जीरा, छोटी इलायची, धनिया जीरा, बस इतना याद करना है। त्वक एला तेजपत्र। त्वक एला तेजपत्र क्या है, त्रिजातक, तो त्रिकटु हो गए, त्रिजातक हो गए। त्वक एला त्रिकटु और त्रिजातक आपको 3 जातक आपको कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। त्वक एला और तेजपत्र, ठीक है, त्रिजातक हो गए, त्रिजातक बाद त्रिकटु, 6 हो गए, 6 काफ़ी हैं, याद ही नहीं करना ज़्यादा। शहद मतलब 4 पल। देखो शहद तो आपको याद करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो तो हर फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल हो रहा है। देखो इसमें भी इस्तेमाल हुआ था, उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो याद करना पड़ेगा। अलग चीज़ें तो दी गई, क्योंकि ये जो काले पेन से लिखा हुआ है इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये MCQ में भी पूछा जा सकता है, तो इससे आप नहीं बच सकते, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ मैं खुद ही कह देता हूँ, मत याद करो। बीज रहित कुष्मांड के छोटे छोटे टुकड़े कर शूल में सेचन कर 2 गुना पानी में उबालते हैं। आधा पानी शेष रह जाए तब उतार लें। कुष्मांड को पानी से छान लें, धूप में सुखा लें
ताम्र की कढ़ाई के में घृत लेकर कुष्मांड का भर्जन करें। देखो ये आपको एक तरफ कर लिया आपने प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं, जल प्लस सोपल। देखो आप इसको उबाल के एक साइड में रख लिया है, अब आपको दूसरी प्रोसेस करनी है, ठीक है। दूसरी प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, पहले अब इसकी चाशनी बनाएंगे ना, तो जल लेना, 100 पल चीनी लेकर चाशनी बना ली। चाशनी बनाने के बाद चाशनी में कुष्मांड को डालेंगे, ठीक। कुष्मांड जो आपने मतलब भर्जन कर लिया था, भर्जित, यहाँ पर लिखना है भर्जित कुष्मांड को डालें, जो आपने भर्जित कर लिया था वो कुष्मांड यहाँ पर डालना है। सुपक होने तक पाक करना, जब तक ये पूरी तरह पक ना जाए तब तक पाक करना है। उसका तत्पश्चात प्रक्षेप द्रव्य का चूर्ण बनाना है। प्रक्षेप द्रव्य मतलब शुंठी, मरीच, पिपली मिलाना है, और त्रिकटु मतलब त्वक, एला और तेजपत्र, ठीक है, त्रिजातक मिलाना है। त्रिकटु त्रिजातक, सिंपल है, 2 लाइन याद करनी है आपको, त्रिकटु त्रिजातक, ठीक है। इतनी बार पढ़ा चुका हूँ त्रिकटु क्या है, त्रिजातक क्या है, तो वो बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। और अगर किसी को डाउट है तो बता देता हूँ, त्रिकटु है शुंठी, मारीच, पिपली, और त्रिजातक है त्वक, एला, तेजपत्र। अब कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। ठंडा होने पर मधु मिलाना है, सब में मधु मिलाना है, तो कोई ऐसी बात नहीं। कुष्मांड अवलेह को सुरक्षित रखें, ठीक है। आचार्य षडंगन ने कितनी बताई, 1 पल। आचार्य यादव जी ने 1 कश बताई है। अनुपान जो है मधु है। अनुपान मेरे ख्याल से आप मधु याद कर लीजिए, अवलेह वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप मधु याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उष्ण जल नहीं है सब में, तो मधु दोनों में है, तो मधु याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद होता है श्वास रोग। श्वास है, श्वास काश जो सब में इस्तेमाल करो। ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल होता है। ब्रोंकाइटिस मतलब श्वास रोग में, अस्थमा वगैरह में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मार्केट सर्वे क्या है, जब मार्केट में सर्वे, देखो आपके में दो टॉपिक ऐसे हुए हैं जो इंक्लूड हुए हैं अलग से। तो पहले हम लोग याद करने वाले मार्केट सर्वे, दूसरा वाला है रिसर्च अपडेट्स। रिसर्च अपडेट्स यहाँ से आप लिखना चाहें तो ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा है कि मतलब सिर्फ काम चला हुआ है, नहीं तो आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप डालेंगे रिसर्च आर्टिकल्स और रिसर्च अपडेट्स ऑफ कुष्मांड अवलेह, जो आता है रिसर्च गेट, एक साइट खोलेगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो अच्छा थोड़ा देता है, ठीक है। अब वैसे इतना टाइम नहीं है, रिसर्च अपडेट वैसे भी साथ में देगा तो 1-2 लाइन लिख देंगे, ठीक है। इतना आप काम चलाओ सरकार है, ठीक है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर आपने पढ़ाया था वो सही नहीं था, तो मैं कह रहा हूँ, मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ, ये थोड़ा सही नहीं है। मतलब ये सिर्फ मतलब अगर लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो वो जाके रिसर्च अपडेट्स ऑन अवलेह कल्पना डालेगा, ठीक है। स्पेशली तो अवलेह कल्पना की सारी रिसर्च आ जाएंगी, वहाँ से आप उठा सकते हो, ठीक है। मार्केट सर्वे में क्या है, द सर्वे रिसर्च यूनिट्स, द सर्वे is a survey research unit of analysis of the particular products which includes the investigation into the customer inclination. The market survey done on the following points. अब मार्केट सर्वे किन बिंदुओं पर किया जाता है उनके बारे में पढ़ते हैं। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का नाम क्या होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए लोगों को समझ में आ सके। जैसे कि अगर आता, जैसे अब बहुत लोग कुछ भी बेच रहे हैं, अब देते हैं च्यवनप्राश, स्वर्णप्राशन, पहले आया तो च्यवनप्राश के बाद उन लोगों ने क्या किया, उसमें कहा इसमें स्वर्ण मिला हुआ। स्वर्ण होता है बहुत अच्छा, मतलब एडवर्टाइजमेंट अच्छा हो सके, ऐसा नाम होना चाहिए जो लोगों के दिमाग में बस सके, ऐसा नाम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, रेफरेंस नंबर अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस एक्टिविटी। आप कहाँ से आपने बनाया है, आपको रेफरेंस भी लेना चाहिए। अगर आयुर्वेदिक आप बना रहे हैं तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, FCI को, FSSAI, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। उसे वो क्या करेगी, वो देखेगी हाँ इन्होंने सही विधि से बनाया, इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होता है अवेलेबिलिटी इन मार्केट। देखो आपका प्रोडक्ट अगर आपने कितना भी अच्छा बनाया, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप नहीं चल पाओगे। आपका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो मार्केट में भी अवेलेबल होना चाहिए, ऑनलाइन पे भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आजकल लगभग 50 से 60% लोग ऑनलाइन ही मंगाते हैं, तो ऑनलाइन भी आपका प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या कही गई, आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक डोज फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है, विक्स जो है वो क्या है, विक्स मलहम के फॉर्म में भी आ रहा, गोली के फॉर्म में भी आ रहा, तो अलग अलग फॉर्म्स में होना चाहिए। जैसे कि कैंडी के फॉर्म में होना चाहिए, चॉकलेट के फॉर्म में होना चाहिए, ग्रेनुअल्स के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। पैकेजिंग साइज, आपका ये नहीं है कि आप 1 किलो का बना रहे हो, आप कुष्मांड अवलेह 1 किलो का बनाना चाहिए, हर कोई आदमी 1 किलो प्रेफर नहीं कर सकता। आपका 100 ग्राम का भी पैक होना चाहिए, 250 ग्राम का भी पैक होना चाहिए, आधा किलो वाला पैक होना चाहिए और 1 किलो वाला पैक होना चाहिए। जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली से वो 1 किलो नहीं खरीद सकता। मान लो आपका 1 किलो का पैक जा रहा है, अगर कुष्मांड अवलेह आप अच्छा बनाते हैं तो 1000 जा रहा है। अब कोई आदमी 100 ग्राम वाला खरीद सकता है भाई, ठीक है। एक बार 100 ग्राम वाला अगर मिडिल क्लास फैमिली से वो 100 वाला खरीद के ले यूज़ कर लेगा, एक बार 100 वाला यूज़ कर लेगा, अगर उसे फ़ायदा मिलेगा तो वो 1000 वाला भी खरीदेगा। लेकिन आपका अगर सिर्फ 1000 वाला अवेलेबल है तो सारे लोग नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मतलब जो नहीं कहते हैं तुम्हारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे होने चाहिए कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें।
जैसे आपने पूरी एक सिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सिटी के सारे कस्टमर्स आपसे कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फार्मेसी, तो ये भी होना चाहिए कि देखो अगर मान लो डाबर का बिक रहा है, आपने अपनी नई फार्मेसी बनाई है, तो आपको डाबर के साथ कंपीट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। डाबर दे रहा है 40 मतलब मान लो 400 रुपये में, आपका जा रहा है 1000 रुपये में, आप कभी मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। आप ऐसा करिए, उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं, मैं तो कहूँगा कि अच्छा ही बनाइए, अच्छा बनाइए, क्वालिटी बनाइए, चलेगा, लेकिन उसमें करना क्या आपको ये करना है कि वो सस्ता भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए एक तरीके से। सस्ता मतलब ये नहीं होना बिल्कुल कूड़ा बना दो, ये होता है मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे बेसिकली ये मतलब बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। रिसर्च अपडेट्स ऑन अबले कल्पना, अबले कल्पना पर क्या क्या रिसर्च हुई है। देखो च्यवनप्राश अबले पर ज़्यादा रिसर्च हुई है, बाकी अबले पर कम हुई है, तो च्यवनप्राश अबले के बारे में पढ़ेंगे। च्यवनप्राश अबले में विटामिन सी, पॉलीफिनोलिक एसिड, फिब्रोनॉइड्स आदि पाए जाते हैं। च्यवनप्राश फिनोलिक कंपाउंड्स एंटीऑक्सीडेंट गुण के होते हैं, जो रासायनिक गुण के कारक होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, आजकल एंटीऑक्सीडेंट दुनिया मरी जा रही है, दुनिया चाह रही है कि मैं जवान रहूँ। अब कोई जैसे मतलब जो औरतें हैं वो चाहती हैं 45 साल में हम 25 साल की बना देंगे, तो वो प्रॉपर्टीज इसमें हैं, वो आप एक्सप्लेन करेंगे ना अपनी। जैसे ये रिसर्च अपडेट्स इस पर की गई कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आएंगे। ये क्या करता है, एजिंग को रोक देता है। एजिंग तो होगी नॉर्मली, जो एजिंग हो रही है सेल्स की वो तो होगी, लेकिन उसको स्लो कर देता है कहीं ना कहीं। तो कभी कभी कई लोग जो रसायनों का सेवन करते हैं, हरित की रसायन वगैरह वगैरह रसायनों का सेवन करते हैं, तो उनकी एज जो होती है, तुम्हें लगेगा एज तो है उनकी, पर लगेगा नहीं कि इतने एज के हैं, ठीक है। वो काम है इसका। आयुर्वेदिक फार्माकोपेडिया के अनुसार च्यवनप्राश में 0.5% से कम गैलिक एसिड होना चाहिए। अभी यहाँ पर रिसर्च अपडेट्स हुई थी कि 0.5% से ज़्यादा गैलिक एसिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। च्यवनप्राश में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जिंक, कॉपर की स्थिति पाई जाती है। और आयरन तो आप जानते हो, खून की कमी, एनीमिया वगैरह बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं ये आप गर्भवती महिलाओं को भी दे सकते हैं, ये बताया गया इसमें, ठीक। और आपको बता दें जो मार्केट में च्यवनप्राश आ रहा है वो च्यवनप्राश नहीं है, उसमें आधी से ज़्यादा चीनी मिला के दे रहे। कभी देख लेना उसके पीछे देखना कितना शुगर लिखा हुआ है। असली वाला अगर च्यवनप्राश आपको खिला दिया ना तो असल में ठीक है। तो आप आयुर्वेदिक स्टूडेंट हैं, मैं कहूँगा आप आगे रिसर्च करें तो खुद ही बनाएं अपने। गुप्ता E&E और प्रजापति PK ने इस पर रिसर्च किया। विभिन्न प्रकार के अवलेहों का श्वास रोगों के प्रभाव के संदर्भ में किया। वसा अवलेह, जो वसा अवलेह है, कंटकारी अवलेह, वसा अवलेह का सांस रोग पर अच्छा प्रभाव। वसा अवलेह, कंटकारी अवलेह और इन्होंने किसके ऊपर किया, इन्होंने अलग अलग अवलेह पर किया, ठीक है। वसा अवलेह पर किया, कंटकारी अवलेह पर किया, कस अवलेह पर किया। देखो आप बेसिकली आपके सिलेबस में वसा अवलेह, तो वसा अवलेह पर इन्होंने रिसर्च किया। गुप्ता ETL माने होता है एंड अदर्स, ETL अगर किसी आगे लगा, गुप्ता ETL, तो गुप्ता के साथ में कुछ और भी लोग जुड़े होंगे, ठीक है। प्रजापति PK ने इस पर रिसर्च किया। तो रिसर्च में ये पाया कि इसका सांस रोग, जैसे कि अस्थमा वाली प्रॉब्लम्स में इसका बहुत अच्छा असर पाया गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नामक अल्कोलॉइड की उपस्थिति होती है। वैसोकिन, और इसमें एक अल्कोलॉइड पाया था, इसका नाम क्या है, वैसिकोनिन या वैसिनिन। ये अल्कोलॉइड क्या होता है, श्वास रोग, यही मेन रिस्पॉन्सिबल। देखो जब भी किसी आयुर्वेदिक या औषधि पर रिसर्च किया तो बेसिकली मॉडर्न वाले क्या करते हैं, मॉडर्न वाले उसमें से अल्कोलॉइड निकाल लेते हैं। पैरासीटामोल कहीं आसमान से टपकी नहीं है, उन्होंने क्या किया, जैसे हल्दी का क्या निकाल लिया, हल्दी का कुकुमेरे निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने उसका अल्कोलॉइड निकाल के इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथिक वाले क्या करते हैं, उसका अर्क निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यूनानी वाले वही कर रहे हैं, ठीक है। और जो आयुर्वेदिक वाले हैं क्या पूरे प्लांट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, बस यही है। 4-5 पैथियों में यही अंतर है और कुछ नहीं। तो इसमें जब हमारे जो मतलब बड़े जो साइंटिस्ट हैं, मतलब प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या रिसर्च पाया कि इसमें ये अल्कोलॉइड पाया, इसी कारण इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ब्रोंकियोडाइलेशन, मतलब जो श्वास रोग होते हैं क्या होता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब ब्रोंकियल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन में सांस लेने में कठिनाई होगी, ये ब्रोंकियोडाइलेशन करता है, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अवलेह कल्पना को समाप्त किया। अवलेह कल्पना का एक टॉपिक बचा है जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या, च्यवनप्राश अवलेह। अब कोई ये नहीं कहेगा च्यवनप्राश अवलेह सिलेबस में नहीं है, ये गलती से भी मत कहना किसी से कि अगर कोई कहे ये नहीं है तो उसे जाके दिखा देना कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में बाकायदा मेंशन है, ठीक है।